हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एनीमे सेनपाई पर। और आज मैं मॉब साइको 100 के एपिसोड 2 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं। इसके फर्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन चैनल पर पहले से ही पड़ी हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में उसका लिंक फ्लैश हो रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक पड़ा है। तो चलिए इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत रेगन के ऑफिस से होती है, जहाँ पर उसके सामने एक क्लाइंट बैठा होता है और रेगन उसको बेवकूफ बनाने में लगा होता है, जैसे कि वो हमेशा ही करता है। लेकिन वो इंसान भी उससे कहता है कि ऐसे बातों पर कौन यकीन करेगा। और तभी रेगन उसके पीछे आ जाता है और कहता है कि तुम टेंशन मत लो, अभी तुम्हारे कंधों से उस कर्ज को निकालता हूँ। और वह फिर उसके शोल्डर की मसाज करने लग जाता है, जिसे देखकर वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें इसके लिए कुछ भी पे नहीं करने वाला। लेकिन तभी रेगन उससे जोर जोर से मारने लग जाता है, जिसके बाद उस इंसान को भी कुछ अच्छा फील होने लग जाता है और फिर वो लेट जाता है और रेगन उसकी अच्छी से मसाज करता है। और उसके करने के बाद वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे कर्ज को हटा दिया है, क्या तुम्हारी शोल्डर सब ठीक लग रहे हैं। और वो इंसान खुशी के मारे उससे कहता है सॉरी, मैंने तुम पर शक किया, अब मुझे अच्छा लग रहा है, क्या मैं फिर से यहाँ पर आ सकता हूँ। तो वो उससे कहता है हाँ हाँ जरूर। और उसके बाद मॉब उससे कहता है कि 40 मिनट की मसाज फीस के 3800 येन बने हैं। और रेगन पीछे से खड़ा उससे कह रहा होता है बेवकूफ, इससे मसाज फीस नहीं बल्कि कर्ज डिस्पेलिंग फीस कहो। और इसके बाद वो दोनों खाना खाने लग जाते हैं और मॉब उससे कहता है कि मास्टर आप मसाज में पहले से बहुत अच्छे हो गए हो। तो रेगन उससे कहता है कि मैं बुक्स पढ़कर अलग अलग चीजों को इम्प्रूव करता हूँ और हाँ, ये मेरी स्पिरिचुअल पावर की वजह से भी हो पाता है। और इसके बाद वो गरम गरम खाने को अपने मुंह में डाल देता है, जिसके बाद उसका मुंह जल जाता है और मॉब उसे अपनी पावर से उठा लेता है। और फिर वो रेगन से कहता है कि मैं साइकिक पावर्स को यूज कर पाता हूँ, इसलिए मैं और बच्चों से अलग हूँ और इस चीज को मैं आपसे डिस्कस करने के लिए आया, लेकिन मैं आपका स्टूडेंट बन गया और उस समय से मेरे पास बात करने के लिए कोई नहीं था, इसीलिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आपने मुझे नई नई चीजें सिखाई और मुझे पैसे भी देने शुरू कर दिए। लेकिन मैं एक चीज सोच रहा था और आपसे उस चीज के बारे में पूछना चाहता हूँ कि आपके साथ स्कूल के बाद पार्ट टाइम वर्क करने की जगह मुझे लगता है कि कुछ और चीजें भी हैं जो कि मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। और ये बात सुनकर रेगन का फेस उठ जाता है और वो कहता है अच्छा तो ये बात है, तुम्हें प्यूबर्टी आ रही है, तुम कोई स्पेसिफिक चीज करना चाहते हो जैसे कि बैंड बजाना, डांस करना वगैरह। और वो कहता है ये सब तो मुझे नहीं पता। तो रेगन उससे कहता है कि मेरे ओपिनियन के हिसाब से तुम्हें एक स्कूल क्लब को ज्वाइन कर लेना चाहिए। और इसके बाद हम स्कूल में एक क्लब रूम को देखते हैं और उनका एक मेंबर उस क्लब को छोड़कर भाग जाता है और वो सोच रहे होते हैं कि हमें कुछ करना होगा क्योंकि क्लब के अंदर कम से कम 5 मेंबर्स तो होने ही चाहिए। और उनकी प्रेसिडेंट जो कि एक लड़की होती है वो उनसे कहती है कि हमें जल्दी से जल्दी अपना 5वां मेंबर ढूंढना ही होगा। और उसके बाद उनके रूम का दरवाजा खुलता है और वहां पर एक स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर आता है और वो उनसे कहता है कि इस क्लब को खत्म किया जाता है। और ये सुनकर वो चारों शौक में आ जाते हैं। और इसके बाद वो कहता है कि बुरी बात है, लेकिन तुम्हें अपना सामान यहाँ से उठाना पड़ेगा क्योंकि मुझे एक नए क्लब की रिक्वेस्ट आई है जिससे कि एक रूम की तलाश है। और उनका प्रेसिडेंट कहती है कि मैं तुम्हें हमारे टेलीपैथी क्लब को खत्म करने नहीं दूंगी। और एक और बोलता है कि हमारा बॉन्ड बहुत मजबूत है। और एक दूसरा इंसान बोलता है कि स्टूडेंट काउंसिल हमें ऐसे अलग नहीं कर सकते। और उसके बाद वो स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर उनसे कहता है मुझे गुस्सा मत दिलाओ, अगर तुम्हें इस क्लब को चालू रखना है तो तुम्हें फ्राइडे तक अपना 5वां मेंबर ढूंढना ही होगा। और ये बात सुनकर वो चारों डर जाते हैं और कहते हैं कि अब हमारे पास सिर्फ 2 ही दिन है वरना हमारा क्लब खत्म हो जाएगा। और इसके बाद वो लड़की बोलती है चुप हो जाओ, अगर हम सभी एक साथ लोगों से पूछे तो हमें कोई ना कोई ज्वाइन करने वाला मिल ही जाएगा। और इसके बाद उनमें से एक कहता है कि ये नामुमकिन है क्योंकि क्लब को ज्वाइन करने वाला सीजन खत्म हो चुका है। और इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट डे को सीन देखते हैं और वो लोग स्कूल में अलग अलग लोगों से ज्वाइन करने के लिए पूछते हैं, लेकिन कोई भी उस क्लब को ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि सब लोग उस क्लब को क्रीपी बोलते हैं। और ये सब बातें सुनकर वो चारों के चारों सैड पोज में खड़े हो जाते हैं। और उनमें से एक कहता है कि साल के इस समय किसी को भी ढूंढना इम्पॉसिबल लग रहा है और लोग हमें क्रीपी ही बोल रहे हैं और मैं खुद अब इसे छोड़ना चाह रहा हूँ। और ये बात सुनकर उनकी प्रेसिडेंट बौखला जाती है, लेकिन तभी उनमें से एक का दिमाग में कुछ आता है और उसके बाद वो मॉब को लेकर आता है और कहता है कि ये है शिगेयो कागेजामा और ये इस किसी भी क्लब में नहीं है और ना ही इसकी कोई गर्लफ्रेंड है या दोस्त है। और ये सुनकर मॉब उनसे कहता है कि ये सब सही बोल रहा है। और इसके बाद उनकी प्रेसिडेंट उसे क्लब के मेंबर से इंट्रोड्यूस करवाती है और वो उसे अपने क्लब में लाने के लिए उसे बहकाती है और कहती है कि प्लीज टेलीपैथी क्लब को ज्वाइन कर लो, लेकिन मॉब उससे कह देता है कि आज नहीं। और ये सुनकर वो लड़की शौक में चली जाती है। और फिर इनुकावा उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे सच में कोई प्लान्स है। और फिर मॉब अपना सर मारकर कहता है कि मुझे अभी अपना एक्सोसिज्म का काम करने जाना है। और ये सुनकर टोमी जो कि उस प्रेसिडेंट का नाम होता है वो कहती है कि एक्सोसिज्म का क्या मतलब होता है। तो ये सुनकर इनुकावा उससे कहता है कि
मुझे अभी याद आया, ये ग्रेड स्कूल में बहुत ही फेमस था क्योंकि ये स्पून्स को बेंड कर देता था और इरेजर्स को भी हवा में उड़ा देता था, और इसीलिए ये एक एस्पर है। और टॉमी उससे कहती है कि ऐसा अजीब बर्ताव मत करो, बस हमारे साथ क्लब को ज्वाइन कर लो। और फिर वो रेगन को फोन लगाता है और उससे कहता है कि मुझे आज एक क्लब के में ज्वाइन होने के लिए रिक्वेस्ट आई है, तो क्या आज मैं थोड़ा सा लेट आ जाऊं तो चलेगा? तो रेगन उससे कहता है कि क्लब को ज्वाइन करने का काम तो जल्दी हो जाता है। तो मॉब उससे कहता है कि अभी स्टूडेंट काउंसिल की मीटिंग चल रही है और इसके बाद ही मैं अपना सबमिशन फॉर्म वहां पर दे पाऊंगा। और फिर रेगन उससे पूछता है कि क्या तुम एक्चुअली ज्वाइन करना चाहते हो? तो मॉब कहता है नहीं। तो रेगन उससे कहता है कि तुम्हें उन्हें ना बोल देनी चाहिए और यहाँ पर आ जाना चाहिए। और फिर मॉब कहता है कि मास्टर को मेरी जरूरत है और मैं जा रहा हूँ। और तभी टॉमी उससे फोन पकड़ती है और रेगन को कहती है मुझे कागेयामा की जरूरत है। और उसकी आवाज सुनकर रेगन सोचता है कि मुझे लगता है कि ये मॉब को यूज करना चाहती है। तो वो उससे कहता है कि ये कोई स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है, इसलिए इसे जबरदस्ती ज्वाइन करवाना एक अच्छा आइडिया नहीं होगा। तो टॉमी उससे कहती है कि ये हमारा कोई स्पोर्ट्स क्लब नहीं है, हम एक टेलीपैथी क्लब है जहाँ पर हम लोग ट्रेनिंग करते हैं ताकि हम टेलीकिनेसिस पावर को यूज करना सीख पाए। और ये सुनकर रेगन कहता है ये तो सुनने में ही बकवास लग रहा है, ये टेलीपैथी क्या होती है? और इसके बाद टॉमी उस पर चिल्लाकर बोलती है तुम्हें पता है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? मैंने सुना है कि मॉब भी टेलीकिनेसिस पावर को यूज कर पाता है और तुम उसका यूज कर रहे हो ताकि तुम और कस्टमर को ला सको। और फिर रेगन में गुस्से में आकर उससे बोलता है चुप कर जाओ, तुम मेरे कीमती स्टूडेंट का कीमती वक्त इन बकवास सी चीजों के लिए वेस्ट मत करो। और इसके बाद टॉमी इमोशनल सी हो जाती है और रोने लग जाती है। और उसे देखकर मॉब रेगन से कहता है मास्टर प्रेसिडेंट रोने लग गई है, मुझे लगता है कि मुझे इसे ज्वाइन कर ही लेना चाहिए। और रेगन उससे कहता है कि ये मगरमच्छ के आंसू हैं, तुम बेवकूफ मत मरो, क्योंकि फ्रेंडशिप और बॉन्ड एक क्लब के खत्म हो जाने से नहीं टूटेंगे। ये लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि इनका रूम इनके हाथ से ना चला जाए और इन्हें सिर्फ अपने बजट और रूम की ही पड़ी है। और अगर ये क्लब खत्म होने वाला है तो इसका मतलब है कि इसका यही अंजाम होना था। और फिर मॉब फोन रखता है और उनसे कहता है सॉरी गाइस, मैं ज्वाइन नहीं कर सकता और मुझे यहाँ से जाना ही होगा। और उसके बाद जब वो बाहर जा रहा होता है तो इनुकावा उसे रोककर कहता है कि हमारी प्रेसिडेंट को ही टेलीपैथी में यकीन है, लेकिन हम बाकी के बाकी लोग यहाँ पर सिर्फ मजे करने आते हैं क्योंकि अभी हम मिडिल स्कूल में हैं और यही टाइम है थोड़ा सा मजे करने का, और हमारे जैसा केयर फ्री क्लब तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। और फिर टॉमी उसका हाथ पकड़कर कहती है कि प्लीज कागेजामा, तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो, वरना ये क्लब कल तक खत्म हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग मॉब और रेगन को एक साथ देखते हैं और रेगन उससे कहता है क्या तुमने उनका ऑफर ठुकरा दिया? तभी मॉब उससे कहता है कि मैंने उनसे कहा कि मैं कल तक सोच कर बताऊंगा। और तभी रेगन उससे कहता है कि तुम्हें समझदार होना पड़ेगा और तुम्हें उन चीजों को मना करना सीखना होगा जो तुम नहीं करना चाहते। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सभी लोग उनकी तरफ देखकर हंस रहे होते हैं और मॉब कहता है कि इस टाइम पर जो मैं चीज नहीं करना चाहता वो है इस तरह के कपड़े पहनना। और हम लोग उन्हें लड़कियों की तरह बेस बदला हुआ देखते हैं। और तभी वो एक स्कूल के पास पहुंचते हैं जो कि सिर्फ एक लड़कियों का स्कूल होता है और उनका क्लाइंट उनसे स्कूल की छत पर मिलने वाला होता है। और जब वो स्कूल में एंटर करने वाले ही होते हैं तभी गार्ड उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं जहाँ से दूर भाग जाओ ठरकी कहीं के। और ये देखकर मॉब अपने मन में सोचता है मुझे पता था कि ये काम नहीं करेगा और वैसे भी मैं स्कूल में इस तरह से ड्रेसअप होकर नहीं जाना चाहता। और तभी वो गार्ड उससे कहता है कि तुम जाओ, इस पर्वर्ट से हम निपट लेंगे, क्योंकि वो मॉब को लड़की समझ लेते हैं। और रेगन भी उससे कहता है कि जाओ। और उसके बाद हम एक टेक्स्ट दिखाया जाता है जहाँ पर लिखा होता है कि मॉब की एक्सप्लोजन की परसेंटेज 30% से बढ़कर 35% तक हो चुकी होती है। और इसके बाद वो स्कूल में चला जाता है, लेकिन उसे डर भी होता है कि कहीं वो पकड़ा ही ना जाए। और वो छत के ऊपर क्लाइंट से मिलने जाता है और वहाँ पर 3 लड़कियां बैठी होती हैं और वो उनसे पूछता है कि मैं कंसल्टेशन ऑफिस से आया हूँ, क्या आप में से कोई क्लाइंट है? और तो उनमें से एक लड़की कहती है कि तुम कौन हो, हमने तुम्हें आज से पहले यहाँ पर कभी नहीं देखा, क्या तुम न्यू स्टूडेंट हो? और फिर वो उसके ऊपर चिल्लाने लग जाती हैं क्योंकि उसने उनकी बातों में दखल दिया है। और ये सब देखकर मॉब काफी डर जाता है और इसके बाद वो लड़कियां वहां से चली जाती हैं। और तभी मॉब की सांस में सांस आती है और तभी वहां पर मॉब को एक आवाज आती है और हम देखते हैं कि वहां पर ऊपर 2 लड़कियां खड़ी होती हैं जो कि असल में क्लाइंट्स होती हैं। और फिर मॉब उनके साथ नीचे स्टेयर्स के ऊपर बात करने लग जाता है और उनमें से एक लड़की कहती है कि क्या वो रेगन नहीं आने वाला? तभी मॉब कहता है कि उनको फ्रंट गेट पर ही पकड़ लिया गया था और क्योंकि हमें यहाँ पर आने की परमिशन नहीं मिली थी इसलिए हमें लड़कियों की ड्रेस में आना पड़ा। तभी उनमें से एक लड़की उससे सॉरी कहती है क्योंकि उनकी वजह से उसका ये हाल हुआ है। और फिर वो कहती है कि स्कूल ने हमारी बातों को सीरियसली लेने से मना कर दिया था और इसीलिए हमें तुम्हें बुलाना पड़ा। तो मॉब उनसे कहता है कि यहाँ पर असल में होता क्या है? तो वो कहती है कि यहाँ पर स्टूडेंट अजीब तरह से गायब हो जाते हैं और कभी कभी अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और हमने बहुत सी
चीजों को उड़ते हुए भी देखा है और हमें पक्का पता है कि ये किसी भूत का ही काम है और इसलिए हमने इंटरनेट पर इस एरिया के सबसे चीप भूत भगाने वाले को ढूंढा और इस तरह से हम तुमसे मिले। और उसके बाद वो स्कूल में घूमते हैं और उस भूत को ढूंढने लग जाते हैं और उनमें से एक लड़की मॉब को कहती है कि अगर तुम्हें कोई भी स्पिरिचुअल फीलिंग महसूस हो तो तभी हमें बता देना। लेकिन मॉब कहता है कि उसे कुछ भी फील नहीं हो रहा और तभी वहाँ बाथरूम से एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है और जब वो वहाँ पर जाते हैं तो वो लड़की उनसे कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मुझे ऊपर से देख रहा हो। और फिर मॉब कहता है कि मैं स्पिरिट को फॉलो करने जा रहा हूँ और वो अलग अलग जगहों पर जाकर उसे ढूंढते हैं। फिर वो एक स्टेडियम के पास आते हैं और वहाँ पर आकर मॉब रुक जाता है और कहता है कि स्पिरिट एंग्री हो चुकी है और अगर हमने इसी तरह उसका पीछा करते रहे और वो गुस्से में कुछ भी कर देगी। और उसके बाद वो अपनी पावर्स का यूज करके स्पिरिट को स्टेडियम में बंद कर देता है और जब वो अंदर जाता है तो वो उससे कहता है तुम्हें ढूंढ लिया। और तभी वहाँ पर बॉल हवा में रुक जाती है और वहाँ पर उनके सामने एक बहुत ही बड़ी सी स्पिरिट आती है जिसको देखकर वहाँ की सभी लड़कियां डर जाती हैं और वो मॉब से कहता है कि तुम्हारी मुझे यहाँ पर बंद करने की हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम मेरी जन्नत खराब करने आए हो। और फिर वो मॉब को एक पंच मारता है लेकिन मॉब उसे अपने एक ही हाथ से रोक देता है और उसके हाथ को इरेज कर देता है। और फिर वो स्पिरिट सोचता है कि मैंने इसकी साइकिक एबिलिटीज को कम समझा, अगर मैंने किसी को बंदी नहीं बनाया तो मुझे ये इरेज कर देगा। और फिर वो एक लड़की को पकड़ने लगता है लेकिन मॉब उसके सामने आ जाता है और अपने हाथ से एक स्लैश मारता है जिसके साथ उसका दूसरा हाथ भी इरेज हो जाता है और इसके बाद वो अपने हाथों की मदद से उसे काट देता है और वो स्पिरिट इरेज हो जाती है। और इसके बाद सभी लड़कियां मॉब को घेर लेती हैं और तभी वो स्पिरिट जो कि अभी भी थोड़ी सी बची होती है वो उससे कहता है कि मैं तुम जैसे लूजर से कैसे हार गया, मुझे लगा था कि मुझे हैप्पीनेस मिल गई है और तुम भी मुझे मेरी तरह ही लगते हो। तो मॉब कहता है कि मैं तुम्हारी तरह कैसे। और फिर वो बोलता है कि जैसे जब मैं तुम्हारी उम्र का था और मैं लड़कियों के सामने नर्वस हो जाता था उसी तरह तुम भी होते हो। और ये सुनने के बाद मॉब भी थोड़ा सा चौंक जाता है और उसके बाद वो उससे कहता है कि मुझे मरने के बाद थोड़ी सी खुशी मिलने लगी थी, अब वो खत्म हो चुकी है। और वो जाते जाते मॉब से एक लास्ट बात पूछता है, क्या तुम अपनी जिंदगी का हर दिन एंजॉय कर रहे हो। और मॉब सोच में पड़ जाता है और उसके बाद हमें रात में मॉब के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बाथ टब में बैठा ही सोच रहा होता है और उसे देखकर रिसु उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम परेशान लग रहे हो, क्या कुछ हुआ है। तो लेकिन मॉब उससे कह देता है कि मैं ठीक हूँ। और इसके बाद हम उससे नेक्स्ट डे देखते हैं और मॉब उसी टेलीपैथी क्लब के रूम में होता है। इनुकावा और टोमी उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और टोमी उसके सामने एडमिशन फॉर्म रखती है और उससे कहती है कि जल्दी से इसे साइन करो और हमारे क्लब में शामिल हो जाओ। और तभी वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट आ जाता है और टोमी उससे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो उससे कहता है कि मैं इस रूम को इन्हें दिखाने लाया हूँ। और उसके बाद हम कुछ बड़े बड़े बॉडी बिल्डर स्टूडेंट्स को देखते हैं और फिर वो कहता है कि ये रूम अब से बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब का है। और ये बात सुनकर टोमी उससे बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि कागेयामा हमारे क्लब को ज्वाइन करने ही वाला है। लेकिन तभी वाइस प्रेसिडेंट मॉब से कहता है कि क्या सच में। और वो मॉब से कुछ सवाल पूछता है जिसके कारण मॉब थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। और फिर वो मॉब से कहता है कि अगर तुम्हारा इस क्लब में ज्वाइन करने का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तो तुम्हें इसमें ज्वाइन होकर क्या मिलेगा। तो मॉब कहता है कि मैं तो सिर्फ अपनी जिंदगी का हर एक दिन पूरी तरह से एंजॉय करना चाहता हूँ। तभी वाइस प्रेसिडेंट उससे बोलता है कि क्या तुम स्कूल के बाद यहाँ पर वीडियो गेम्स खेलकर और फालतू की चीजें को खाकर ऐसे कर पाओगे, लेकिन अगर तुम सच में इसे ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं तुम्हें इसे नहीं रोका। लेकिन मैं तुमसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ, तुम असलियत में क्या करना चाहते हो। और इसके बाद वो सोच में पड़ जाता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरी हॉबीज क्या है और लोग कैसे एंजॉय करते हैं, क्या लड़कियों के साथ घूमने से एंजॉयमेंट मिलेगी। तभी उसे सुबोमी का ख्याल आता है और वो कहता है कि हाँ, मेरा एक ड्रीम है, मैं अपनी फीलिंग्स अपने सबसे पहले प्यार सुबोमी को बताना चाहता हूँ और उसका हाथ पकड़कर घर जाना चाहता हूँ। और फिर हमें सुबोमी और मॉब की बचपन की यादें दिखाई जाती हैं जहाँ पर मॉब एक फ्रॉग को हवा में फ्लोट करता है और सुबोमी को कहता है कि देखो, अगर तुम फ्रॉग को हवा में फ्लोट कराओगे तो वो हवा में तैरने लग जाएगा और मैं इन बार्स को भी बेंड कर सकता हूँ। और ये सब देखकर सुबोमी उससे इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन कुछ समय के बाद वो इन चीजों से बोर हो जाती है और ये सब देखकर मॉब भी उदास हो जाता है। और फिर हमें एक रेस का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि मॉब हार जाता है, लेकिन जो विनर होता है उसे देखकर सुबोमी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। और तभी मॉब सोचता है कि अगर किसी क्लब में ज्वाइन होकर मैं अपनी जिंदगी में कुछ बदल सकता हूँ तो मैं ज्वाइन करता हूँ। और उसके बाद टॉमी उसके आगे फॉर्म कर देती है, लेकिन मॉब दूसरे बंदों के सामने अपना सिर झुकाकर कहता है कि आप लोगों का मुझे अपने क्लब में लेने के लिए शुक्रिया। और ये बात सुनकर वो चारों के चारों हैंग हो जाते हैं और इधर बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब के लोग मॉब को अपने क्लब में ज्वाइन करवा लेते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो एक लाइक कर दो और नीचे कमेंट्स में मुझे सजेस्ट करो कि
मैं इसे कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। और नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो कल तक आ जाएगी, तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मिलते हैं एक और एनीमे एक्सप्लेन्ड वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।